वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। पिछले टर्म पे पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आज पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। बच्चों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत की। तो अब तक हमने पढ़ा था आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, आवेश कितने टाइप का है। अब पढ़ रहे हैं कि दो आवेश एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए कूलाम ने नियम दिया है कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश वो आवेश होते हैं कि यदि प्रेक्षण बिंदु की तुलना में जिस वस्तु पर आवेश वितरित है उसकी डायमेंशन बहुत कम हो तो ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। उसने क्या कहा है कि यदि आपके पास ये दो बिंदु आवेश हैं, माना एक बिंदु आवेश कितना है, क्या है, Q1 और दूसरा क्या है, Q2। ये दो पॉइंट चार्ज है और इन चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये R है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या स्थिर विद्युत बल लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कूलाम ने बताया। क्या है, आप नियम नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तब कूलाम के नियमानुसार इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 by R²। अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स is directly proportional to the multiplication of these point charges and inversely proportional the square of the distance between them। और जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान बराबर में बदलता है, इक्वल में चेंज करते हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी का या समानुपाती का एक कांस्टेंट आता है। अब वो आएगा F = K Q1 Q2 by R²। ये आपके कूलाम का नियम है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन आवेशों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन बना के इसके अलोंग होगी। प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो बाहर की ओर, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अंदर की ओर। वो भी ये बताया गया है जो हम कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे जब समझाएंगे। तो ये तो आपका नियम हो गया F = K Q1 Q2 by R²। यहां K एक समानुपाती का नियतांक है, समानुपाती का नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका मान मीडियम पर या माध्यम पर निर्भर करता है। अब थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इसके बारे में, के बारे में कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू एक तो सिस्टम के अनुसार ऐसा सिस्टम में क्या होगी, सीजे सिस्टम में क्या होगी, और वैक्यूम में क्या होगी, और मीडियम में क्या होगी, इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा कूलाम का। अब इसमें जो समानुपाती का नियतांक या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू सिस्टम पर भी डिपेंड करेगी, अलग-अलग सिस्टम में अलग-अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। उसके अलावा मीडियम पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम SI सिस्टम में, SI पद्धति में
के का मान। फर्स्ट, जब आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, तब जो के की वैल्यू होती है वो लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹। अब हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो के की यूनिट क्या आएगी? एफ की यूनिट मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यूनिट अपॉन Q1 मल्टीप्लाई Q2 की यूनिट। तो एफ की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। आर स्क्वायर दे आएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन आ जाएगा कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। तो क्या होगी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये आपकी के की वैल्यू है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक नई ये क्वांटिटी और आ गई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। अब आपको सभी विद्युतशीलता परमिटिविटी ये क्या है बच्चों? मैंने पहले बताया था कि जो आपके चार्जेज हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा जाता है तो पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इस कारण उनके बीच का जो लगने वाला विद्युत बल है वो घट जाता है। अतः आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना घट गया क्या है उसको जो कांस्टेंट डिफाइन करता है बताता है कितना घट गया, वो आपका क्या है? आपकी विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहलाती है। वैक्यूम हो तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये नोट लगा कर नोट करते हैं, और मीडियम हो तो नोट नहीं लगाएंगे, वो कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम या माध्यम की विद्युतशीलता। अब इस कंडीशन में वैक्यूम के लिए क्या होगी वैल्यू? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अतः वायु या निर्वात में आवेशों के मध्य विद्युत बल क्या हो गया? F नॉट बन वैक्यूम से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा काम कर लेंगे जब आपके क्या हो, यदि वैक्यूम या एयर हो तो आवेशों के मध्य फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 9 × 10⁹। तो जब कभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो जिसमें वैक्यूम या एयर हो और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि जब आवेशों के मध्य एप्सिलॉन विद्युतशीलता या परमिटिविटी वाला मीडियम हो या माध्यम हो, तब उस कंडीशन में जो के की वैल्यू होगी वो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब बच्चों एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब आपका जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का जो रेशो है उसको हम एक कांस्टेंट द्वारा डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और इसे कई बार कैपिटल के से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक, और ये कहलाती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में इस टॉपिक के बाद अध्ययन करेंगे। तो एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपकी मीडियम की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन, उसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उस कंडीशन में मीडियम में के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अतः
मीडियम में चार्जों के बीच में फोर्स हो जाएगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम मींस मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाई r²। ये फोर्स कब है? ये फोर्स तब है जब चार्जेस के बीच में एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम हो। अब देखिए जो आपका वैक्यूम का फॉर्मूला था, यदि मैं एप्सिलॉन r को यहां से हटा दूं तो ये फॉर्मूला बन गया वैक्यूम का, और यहां एप्सिलॉन r लगा दूं तो फॉर्मूला किसका बन गया? मीडियम का। अतः इसलिए हमें जब भी कोई वैक्यूम के फॉर्मूले मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो भी है, उसमें एप्सिलॉन r के साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या पेस्ट कर दिया जाए इसके साथ, तो फिर फॉर्मूले किसके बन जाएंगे? मीडियम के। तो हमें मीडियम के फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वैक्यूम के जो फॉर्मूले हैं उसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r पेस्ट कर दो, कहीं भी, ये जब ऊपर नीचे कहीं भी हो आपको ये करना है, तो ये मीडियम के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये किसके बीच फोर्स है? मीडियम के लिए फोर्स है। ठीक, CGS पद्धति में वायु या निर्वात में K का मान, ये क्या होगा? वायु या निर्वात में K का मान क्या हो जाएगा? देखिए वायु या निर्वात में ऐसा सिस्टम में जो K की वैल्यू थी वो कितनी थी? आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9। ये क्या थी वैल्यू? 9 इंटू। तो बच्चों इसको हम इस वैल्यू को सीजे सिस्टम निकालें तो आपको पता है कि ये 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो न्यूटन की वैल्यू है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका कूलम है, और 1 कूलम में होते हैं 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो गया स्टेट कूलम। तो ये वैल्यू देखो किससे क्या हो गया? देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 10 की पावर 9, और इधर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई स्टेट कूलम स्क्वायर। स्टेट कूलम स्क्वायर। देखो 9 से 9 कैंसिल, और 10 की पावर 18 से 10 की पावर 18, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और यूनिट क्या होगी? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम स्क्वायर। तो बोलो सीजे सिस्टम में आता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम का स्क्वायर। तो सीजे सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है? 1। केमिस्ट्री में सीजे सिस्टम के यूज करते हैं, तो कई जगह आपकी केमिस्ट्री में इसकी के की वैल्यू क्या लिखा रहेगा? 1 लिखा मिलता है बुक्स में। बच्चों हम पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r। बच्चों हमने पढ़ा है कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये दोनों ही परमिटिविटी है ये, और इनकी जो यूनिट होती है, चाहे वैक्यूम की परमिटिविटी हो चाहे मीडियम की हो, तो SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगी? इसकी जो SI यूनिट है वो आपकी आएगी जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का K है उसका अपोजिट इनवर्स, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशन वो क्या होगा? कूलम स्क्वायर का क्या हो गया? T2 और A2, और न्यूटन का M1 L1 T-2,
और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला L2, तो ये क्या हो जाएगा m-1 और L1 और L2 L-3 और T-2 पर जाके प्लस हो जाएंगे तो T4 और A2, ये इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, परमिटिविटी का। अब आपका जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को, के अनुपात या रेशो को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, एप्सिलॉन आर। तो ये परिभाषा पूछिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो क्या होगा कि रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। तो बच्चों डेफिनेशन से आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये इसका फॉर्मूला। अब देखिए क्योंकि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटी है, अतः एप्सिलॉन आर जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी है ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन आर मात्रकहीन, मात्रकहीन अर्थात यूनिटलेस एवं विमाहीन डायमेंशनलेस, विमाहीन नियतांक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए इसकी वैल्यू आती है 1, बेटा एयर के लिए होती है 1.006, उसको अप्रोक्सीमेट अपन कितने लेते हैं 1 ले लेते हैं। वैसे वायु के लिए कितनी होती है 1.006, लेकिन उसको 1 ले लेते हैं हम। पानी के लिए, वाटर के लिए क्या है अप्रोक्सीमेट 81। और आपकी मेटल्स धातुओं एवं जो भी चालक पदार्थ, जो भी कंडक्टर हो, चालक पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो ध्यान रखना है, कई बार मेटल का नाम दे दे कि कॉपर के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखो तो कितनी होगी इंफिनिटी। तो इसकी ये वैल्यूज हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला कि वैक्यूम में जो चार्जों के बीच फोर्स होगा F0 इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। सपोज करो इक्वेशन 1 है और मीडियम में जो फोर्स होगा वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। इक्वेशन 2 होगी। अब क्या हो गया, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। यदि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा F0 अपॉन Fm, अर्थात फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या होगा, देखो सारी चीज क्या होगी कट जाएगी और एप्सिलॉन कहां पहुंच जाएगा ऊपर। ये तो आ गया एप्सिलॉन आर। ठीक, इसका मतलब फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इनटू फोर्स इन मीडियम। अर्थात वैक्यूम में फोर्स
मीडियम में फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो आपका ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के लिए याद होना चाहिए कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हैं, लेकिन मुख्य हम डेफिनेशन इसको ही यूज कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब है आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या वेक्टर फॉर्म, सदिश निरूपण या वेक्टर फॉर्म और कूलाम इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। तो देखिए बच्चों कि आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, हिसाब सभी परिचित हो। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस, ये क्या है ओरिजिन। अब कूलाम नाम में हमें 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकालना है, उसकी डायरेक्शन डिनोट करनी है। तो देखिए आपका मानना ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये क्या है q1 है। तो सबसे पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाए, और आपको पता है पोजीशन वेक्टर के लिए हम ऐसा वेक्टर बनाते हैं जिसकी टेल कहां पर हो, ओरिजिन पर, और हेड कहां पर हो, उस पॉइंट चार्ज पर। तो हमने ये इसका पोजीशन वेक्टर बना दिया स्थिति सदिश। इसको सीधा स्केल से हम मिला दें, यहाँ ये मिला दे। तो यहाँ तो हमने बना दिया हेड, और ये हो गया टेल, और ये इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r1 वेक्टर। दूसरा माना कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है कहीं भी जो है, ये आपका q2 दूसरा पॉइंट चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर बनाए तो इसको भी हम ओरिजिन या मूल बिंदु से मिला दें, स्केल से लाइन सीधी। देखो तो ये आपका क्या हो गया r2 वेक्टर, ये इसका हेड और ये इसका टेल। अब क्या इन दोनों की लाइन ज्वाइन कर दो, इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दी हमने, तो फोर्स इस लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग होगा। अब सपोज करो q1 पर q2 फोर्स, q2 पर q1 फोर्स लगा रहा है, तो मिलाने वाले रेखा में इधर पुश करेगा इस दिशा में, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला के इधर लाइन। तो ये जो फोर्स है ये किस पर है, चार्ज q2 पर 2 पर ड्यू टू चार्ज 1, तो इसको बोलेंगे F21, अर्थात फोर्स ऑन चार्ज q2 फ्रॉम q1। इसी तरह से इस पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर 1 पर ड्यू टू 2, वो डायरेक्शन इधर होगी। ये क्या होगी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो इसको बोलेंगे F12 वेक्टर। और ये जो आपका है देखिए ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ q1। और यदि यहाँ एरो लगा दूं तो यहाँ से ये वेक्टर बनेगा, ये कहलाएगा r21 वेक्टर। r21 वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 विद रिस्पेक्ट टू q1। और यदि इसी एरो को आप यहाँ लगाओ तो उसको क्या बोलेंगे r12 वेक्टर, हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 विद रिस्पेक्ट टू q2। तो ये तो पोजीशन होगी। अब देखिए आपका वेक्टर का ट्रायंगल लिखें, तो देखो ये वेक्टर एक डायरेक्शन में, ये अपोजिट है, तो हम ये लिख सकते हैं ना r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, अर्थात पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 विद रिस्पेक्ट टू q1 इज इक्वल टू क्या हो गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक, देखो आता है किस कारण q1 के कारण q2 पर बल, q1 आविष्कार q2 पर बल, फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू चार्ज q1 इज इक्वल टू हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया k q1 q2, डिस्टेंस क्या हो गया r21, तो इसको लिख देते हैं r21, या तो ये लिखो
और वेक्टर लगा रहे हो तो इसका मॉडुलस लिखो और डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी r21 कैप, क्या हो रहा था यूनिट वेक्टर लिख दिया r21 डायरेक्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, इसका मॉडुलस। ठीक इसी प्रकार Q2 के कारण किस पर Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 अर्थात F12 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2, चाहे Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो चाहे Q2 Q1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, और ये क्या हो जाएगा R12 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर R12 कैप। अब देखो ये इक्वेशन 1 ले लें, ये इक्वेशन 2 ले लें, तो देखो जो मैग्नीट्यूड है दोनों जगह ये तो सेम है, जो डिस्टेंस चाहे यहां से इधर ना हो चाहे यहां से इधर ना हो, ये तो बराबर होगी। तो ये जो सर्कल में मैंने जो क्वांटिटी कर दी वो तो सेम है। ये जो वेक्टर्स हैं इनका दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। सिंस r21 कैप इज इक्वल टू माइनस r12 कैप, दोनों यूनिट वेक्टरों की डायरेक्शन अपोजिट है, अतः समीकरण इक्वेशन 1 व 2 से from equation 1 and 2 we can say F21 vector is equal to minus F12 vector, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार जितना फोर्स Q1 पर Q2 लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 पर Q1 लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। अब देखिए इसमें ध्यान दो, यदि हम दोनों चार्जों पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रिपल्सिव फोर्स आएगा। यदि दोनों पर तो साइन पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव साइन नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो साइन नेगेटिव आएगा और डायरेक्शन जो आ रही है उसकी अपोजिट आ जाएगी, अर्थात इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इसमें साइन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन बताएंगे फॉर्मूले। यदि माइनस मारा है तो अंतर करो अट्रैक्शन फोर्स, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। और यदि एक प्लस और एक माइनस हो तो इधर को, तो एक चार्ज दूसरे पर क्या होगा समान मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म के जो बताते हैं कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। थैंक यू।